ओके जी, गेटिंग बैक। अब हम जो है मजीद फर्दर आगे बात करते हैं। मजीद फर्दर आगे जो है वो हम चीजें देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ग्लोबल जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो वो इम्पोर्टेंट है और वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बट इससे पहले कि हम जो है कोई भी ग्लोबल डिसीजन जो है वो ले सकें, इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है जो कि आपके लोकल और इंटरनेशनल बिजनेस को जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं या दोनों को एक दूसरे से जो है वो सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। ये तमाम के तमाम वो फैक्टर और फोर्सेस को डिटरमिन कर रहे होते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो इनकाउंटर करते हैं या जो आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं व्हेनेवर यू आर डूइंग अ बिजनेस। पार्ट 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये फैक्टर्स है वो रेफर्स हो रहे हैं, ये तमाम की तमाम वो फोर्सेज होती है। डिफरेंट फ्रेमवर्क जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। एक मैक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, फिर उसके बाद रिमोट इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है, फिर इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल होता है। जो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कल्चर हम जो डिफरेंशियल सेगमेंटेशन है वो हमने इंटरनली दैट मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द कंट्री प्रेमिसेस वहां पे भी बहुत डिटेल में देख लिया, एक्सटर्नली भी हमने जो है वो उसको बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो देख लिया। अब इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क देख लिया था, इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम इंक्लूड करके अपने तमाम के तमाम फैक्टर्स या अपने तमाम की तमाम चीजों को अपनी अपनी रिजीम को जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर की। अब इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है, एक्सचेंज रेट भी आता है, रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग भी आती है। इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर में आपका वर्ल्ड बैंक आ गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया, IMF आ गया जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं। उसके बाद ये सब के सब जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं इंटरनेशनली जो है इकोनॉमी को बूम करने के लिए, इकोनॉमी को डाउन करने के लिए। फिर पॉपुलेशन फैक्टर आ जाता है। पॉपुलेशन फैक्टर में साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली भी हो सकती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सेक्टर भी हो सकती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी डेमोग्राफिक भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफी, यस हमने डेमोग्राफी को स्पेसिफिक कर दिया तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इकोनॉमिकल वाइज ही है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जीडीपी देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और इन सारी चीजों का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। फिर उस पर्टिकुलर जगह या उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो है वो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, लाइक मिनरल्स हैं, लाइक आपकी टोपोग्राफी क्या है, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके नेशनल उसमें आते हैं। फिर वहां की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसी है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आता है, सेकंड वर्ल्ड के अंदर आता है, थर्ड वर्ल्ड के अंदर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का किस तरीके से, अर्बनाइजेशन वहां की किस तरीके से चल रही है, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आती हैं। फिर इसके बाद आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि वहां पे कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले हुई भी है, कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद हमारे पास सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये सब चीजों का हमें देखना जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम इस चीज का अंदाजा लगा सकें, ताकि हम इस चीज को देख सकें कि हमारे पास किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर हमारे लिए फाइनेंशियली इकोनॉमिकली चीजें कितनी साउंड है, या हमें इकोनॉमिकल कौन कौन सी एडिशनल सोर्सेज जो है वो अपने साथ लेके चलना पड़ेंगे अगर हमें उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो है वो मूव करना है, अगर हमें उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है। पॉलिटिकल लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीगल फ्रेमवर्क को हम दो एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं, फिर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। जब हम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, लाइक आपकी गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है, आइदर गवर्नमेंट मोनोपोली के ऊपर चल रही है या गवर्नमेंट पार्टनरशिप के ऊपर चलती है, या जो इंटरनेशनल फर्म्स होती हैं वो गवर्नमेंट उसके लिए जो है वो सप्लायर्स गवर्नमेंट होते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो मेजर कंपेटिटर हो सकती है इंटरनेशनल इंडस्ट्री के लिए। मीन व्हाट इज द रोल गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद इन दैट डेमोग्राफिकेशन।
वहां पे गवर्नमेंट का क्या रोल है, अगर वहां पे गवर्नमेंट का रूल सपोर्टिव है तो कितना सपोर्टिव है, अगर वहां पे गवर्नमेंट का रूल रिस्ट्रिक्टिव है तो कितना रिस्ट्रिक्टिव है। फिर गवर्नमेंट जो है वो परचेजर है या कंज्यूमर है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जी गवर्नमेंट अगर हमारे पास परचेजर है तो क्या सिचुएशन बनेगी, गवर्नमेंट कंज्यूमर है तो क्या सिचुएशन बनेगी। गवर्नमेंट जो है सिंगल बायर भी हो सकती है, दैट मींस सिंगल कंज्यूमर भी हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस की। गवर्नमेंट जो है वो आपके जो वो है परचेजेस जो है या गवर्नमेंट परचेजिंग प्रोसीजर को चेक भी लगा सकती है, गवर्नमेंट को जो है वो परचेज भी कर सकती है। इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो क्या रूल्स और रेगुलेशंस रखे हुए हैं वो भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना। फिर इसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब है कि डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, नेशनलिस्टिक है, मतलब क्या वहां पे माइंडसेट जो है वो चल रहा है। फिर बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो इस पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट है इससे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली जो है वो इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। सिग्निफिकेंटली पीपल टेंड टू अंडरस्टैंड ये जी अगर वहां पे ये तमाम की तमाम चीजें चल रही हैं, ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट चल रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को मैनिपुलेट करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है कि आपका कंट्री पॉलिटिकल कितना स्टेबल है, दैट मींस वायलेंट है, नॉन वायलेंट है, सेमी वायलेंट है, वहां पे वायलेंट किस तरीके की कंडीशन है, एब्रप्ट चेंजेस पॉलिटिकल के अंदर कितनी ज्यादा है, लाइक एवरी फोर्टनाइटली आपके जो है वो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चेंज तो नहीं हो रहे, पर पॉलिटिकल चेंजेस किस तरीके से वो चेंजेस जो है आपके गवर्नमेंट के बिजनेस पे किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। लाइक जिस तरीके से अगर हम पास्ट की एग्जांपल है तो पहले एक प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, फिर नेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो जब आपके पास नेशनलाइजेशन हुई तो आपकी जितनी एमएनसी थी वो भी नेशनलाइज हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर आ रही है। फिर आपके इंटरनल रिलेशंस की बात होती है कि आपके इंटरनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से, जिस कंट्री के अंदर आप स्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हो उस कंट्री के रिलेशंस किस तरीके से। हॉस्टाइल रिलेशंस है, हॉस्टाइल रिलेशंस का मतलब ये है कि जो है आपके जो कंट्री है वो सिर्फ अपने तक रहता है और वो बाहर दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं मूव कर रहा होगा, दिस में रिजल्ट इन लॉसेस एज वेल, दिस में रिजल्ट इन सम इश्यूज एज वेल। उसके बाद जो फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही होती है तो ये देखना पड़ता है कि फर्म जो उसकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो किस तरीके से चल रही होती है। फिर उसके बाद लीगल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है एंटी ट्रस्ट लॉज क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज जो है वो क्या कहते हैं, पॉलिसीज क्या कहती हैं, फिर उसके बाद और मजीद रूल्स और रेगुलेशन जो है वो कितने ज्यादा फेवरेबल और कितने ज्यादा अगेंस्ट में है। लाइक जिस तरीके से सिगरेट है, पाकिस्तान के अंदर सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है बट जो उसकी मार्केटिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये चीज हमारे लॉ के अंदर आ गई। फिर उसके बाद होस्ट कंट्री के अंदर और क्या लॉ, लाइक प्रोडक्ट कंटेंट्स किस तरह के जाएंगे, पैकेजिंग किस तरह की चाहिए होती है, प्रमोशंस किस तरह की रिक्वायर्ड है, इस डिस्ट्रीब्यूशन, पोल्यूशन, प्राइसिंग, ओनरशिप, ये सारी की सारी चीजें जो कि हर कंट्री के अंदर जो है वो लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। फिर इंटरनेशनल रीजनल लॉज होते हैं, लाइक जिस तरह आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लॉज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड लॉ कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट है यूनाइटेड नेशंस के अंदर के, वो किस तरीके से, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है, फिर उसका इंटरनेशनल ट्रेड मार्क कन्वेंशन है, ये तमाम की तमाम वो चीजें जो कि हर लैंड के साथ जो है रिस्ट्रिक्ट होती है। वन और अनदर हर एक लैंड या हर एक सिचुएशन या हर एक सर्कमस्टेंस में ये डिफरेंट तरीके से जो है वो काम कर रही होती है, डिफरेंट तरीके से ये अप्लाई कर रही होती है। फिर उसी तरीके से इंटरनेशनल रीजन कन्वर्जन जो है इंटरनेशनल बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के इम्पैक्ट करने के बाद जो कन्वेंशन होते हैं, जो आपके रूल्स होते हैं, जो आपके लॉज होते हैं, वो किस तरीके से आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सोशो कल्चरल फ्रेमवर्क की, सोशो कल्चर फ्रेमवर्क में कल्चरल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो कल्चर हमारे पास क्या होता है, पीपल टू पीपल्स एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट हम जैसे कहते हैं, कि मतलब आप जो आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, जो आपकी महल्ले का एनवायरनमेंट है, जो आपके एरिया का एनवायरनमेंट है, जो आपके क्लस्टर का एनवायरनमेंट है, वो आपका जो है कल्चरल एनवायरनमेंट कहलाता है। लाइक हाउ पीपल की, लोगों की लाइफ किस तरीके से फ्रेम हुई है, उनके ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो लीजर टाइम में क्या करते हैं, फ्री टाइम के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, फिर उनके प्रोसेस ऑफ लिविंग किस तरीके से, ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द कल्चर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो कल्चर के अंदर हम सबसे पहले मटीरियल कल्चर की बात कर लेते हैं। मटीरियल कल्चर का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह के टूल्स और किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, किस तरह के फिजिकल इक्विपमेंट्स हम लोग जो है यूज कर रहे होते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। मटीरियल कल्चर के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग, प्रमोशन स्ट्रेटजी, पर्सनल पॉलिसीज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है। इसके बाद लैंग्वेज की बात आ जाती है, हमारी डोनेटेटिव लैंग्वेज क्या और हमारी क्वांटिटेटिव लैंग्वेज क्या। डोनेटेटिव और क्वांटिटेटिव लैंग्वेज का मतलब यह है कि हम किस चीज को किस तरीके से, मतलब व्हाट वी प्रिज्यूम एंड व्हाट वी एक्चुअली मेंट बाय इट, तो वो हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि जी हमारे पास किस तरह, कौन सी लैंग्वेज हमारी जो है वो
क्वानिटेटिव और कौन सी लैंग्वेज हम जो है कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो आपके इंटरनेशनल बिजनेसेस में बात करें तो जो आपकी लैंग्वेज है वो दोनों मीनिंग्स के साथ जो है वो सिंबल्स के साथ यूज होती है। लाइक हमारे नजदीक सिंबल का क्या मतलब है, लाइक जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं उस सिंबल का हमारे लिए क्या मतलब है, किसी दूसरे के लिए क्या मतलब है, तो वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसी तरीके से हमारे पास जो है बिजनेस ऑपरेशन जो है वो प्रमोशनल टेक्निक से, पर्सनल रिलेशन एक्टिविटी से, कॉर्पोरेट इमेजेस से बहुत ज्यादा जो है मूव कर रहे होते हैं। फिर एस्थेटिक्स से मूव कर रहे होते हैं। एस्थेटिक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, कलर क्या है, म्यूजिक क्या है, ब्रांड नेम्स क्या है, ये बहुत मैटर कर रहा है। दैट मींस अगर प्रोडक्ट हमारे पास अभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट किया जाए कि उसमें फैमिली रिलेशन शो किया जाए तो वी एक्सेप्ट दैट। रेड कलर हम लोग ये जो है वो एक सिग्निफिकेंट कलर है, पिंक कलर हमारे लिए एक्सेप्टेबल कलर है, ब्रांड नेम ऐसा जो कि हमें अपील करता है। तो ये सारी चीजें एस्थेटिक के अंदर आती है और एस्थेटिक में आके हम उसको जो है कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे एजुकेटेड लोग कितने हैं, लाइक फॉर्मल एजुकेशन कितनी है, इनफॉर्मल एजुकेशन कितनी है, ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं और वहाँ पे कितने लोग एजुकेटेड हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना स्किल सेट, कितनी नॉलेज, कितनी एबिलिटी, एटीट्यूड और कितने वैल्यूज जो है वो वहां से हमें मिल सकते हैं। द मोर वी आर एबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, द मोर इट बिकम्स इजी फॉर अस कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद एटीट्यूड एंड वैल्यूज की बात है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास तमाम के तमाम वो बिहेवियर, वो लाइक्स, वो डिसलाइक्स हमारी शो कर रहा होता है जो कि हम नॉर्मली अपने प्रोडक्ट्स या अपनी चीजों के बारे में दिखा रहे होते हैं। अब लाइक अगर हम वैल्यूज के लिहाज से बात करें तो वैल्यूज वो चीजें हैं जिसको हम डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहे होते हैं। एटीट्यूड वो चीजें हैं जो कि हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, हमारे बिजनेस डिसीजन को एक्सप्लेन कर रही होती है। देन कम्स द पॉइंट ऑफ रिलीजन। रिलीजन का पॉइंट मैं इतना ज्यादा नहीं सिग्निफिकेंटली जो एक्सप्लेन करूंगा, और बल्कि मैं सिर्फ उसको ये बताऊंगा कि हमारे जो रिलीजियस नॉर्म्स है, हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज है वो किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ओके, टिल हियर आई कंक्लूड माय सेशन फॉर टुडे। मतलब हम यहाँ पे जो है अपना सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे अपना सेशन जो है मैं क्लोज करता हूँ, इट्स डन। इसके बाद मजीद फर्दर आगे मतलब और कोई चीज जो है वो ऐसा इतनी ज्यादा डिस्कस करने वाली है नहीं, तो आई विल बी कंक्लूडिंग इट टिल हियर। और अब हम आ जाते हैं और आके जो है वो आप लोगों के सवालों की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि अगर तुम में से किसी को इस पूरे के पूरे कोर्स आउटलाइन, कोर्स कंटेंट से कोई भी सवाल है तो ही और शी कैन आस्क इट। मतलब तुम लोग पूछ सकते हो जो भी सवाल है तुम लोग, क्योंकि अब इंशाल्लाह जब हमारी मुलाकात होगी तो अब हमारी मुलाकात फोकस के अंदर होगी। जी, एनीवन? जी, कोई सवाल नहीं है तुम लोगों का? चलो ठीक है, सही है। तो फिर इंशाल्लाह जो है ये आपका लास्ट सेशन है। हैंडआउट्स जो है वो सारे के सारे आपके सीआर के पास मौजूद होंगे। सीआर को मैं शेयर कर दूंगा। जीशान, इफ यू आर लिसनिंग, बेटा मुझे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एक दफा भेज देना ताकि मैं तुम लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर भी कर दूं। और फिर इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो हमारी नेक्स्ट मुलाकात पेपर के अंदर होगी। ठीक है बेटा, चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह फिर जो है पेपर के अंदर मिलेंगे। ओके बेटा, टेक केयर। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।